हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ऑफ द साइंस पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बस इसी तरह से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो रिमाइंड करते हैं एक बार, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। द प्रोसेस, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट टू विजिबल लिक्विड्स whose boiling point is more than or less than 25 केल्विन। ठीक है, तो लेस देन के केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर रहे थे, और अगर 25 केल्विन से मोर बॉइलिंग पॉइंट है तो उससे हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मेनली यूज जो होता है ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन का यूज जो है वो भारी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हॉस्पिटल्स में होता रहता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो वाटर हमारे घरों तक आता है, कैसे उसको क्लेरिफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ताकि वो पीने के लायक हो जाए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, फिजिकल का मतलब क्या है? जो भी उसका बाहरी आवरण है, यानी कि जिसको हम देखते ही हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाए, जैसे कि उसका कलर क्या कैसा है, यानी कि वो हार्ड है, रिजिड है, या फिर कह सकते हैं सॉफ्ट है, कैसा रहेगा, उसका जो फिक्स है, जो शेप है वो फिक्स रहेगी या फिर फ्लूइडिटी रहेगी। ठीक है, उसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो चेंजेस होते हैं, तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, यानी कि किसी एक स्टेट का मैटर, किसी एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है, जिसमें कह सकते हैं उसकी कंपोजिशन में और उसके केमिकल नेचर में किसी तरह का कोई भी चेंज ना आए, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होता है, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन द सेम वे, अगर हम वाटर के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चाहे हम वाटर को आइस में लें या वाटर वेपर्स में लें या वाटर में रखें, तो उससे उसके केमिकल नेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ क्या होता है, उनके जो फिजिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि स्टेट्स चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो केमिकली वो क्या रहते हैं, तीनों के तीनों स्टेट्स में सेम रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। अब केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वो होता है जहां पर केमिकल बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं, यानी कि जहां पर पुराने बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल बॉन्ड का बनना ही, केमिकल रिएक्शन ही, और केमिकल बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है, वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होती है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है, वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही जो ही होती है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन को ही हम केमिकल चेंज बोलते हैं। अब केमिकल चेंज को हम कह सकते हैं, एक तरह से मान लिया हमने दो लिक्विड्स ले लिए, जैसे कि वाटर और कुकिंग ऑयल की अगर हम बात करें, तो दोनों ही क्या है, हमारे लिक्विड है, लेकिन दोनों की जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। कैसे? दोनों का कह सकते हैं ऑर्डर अलग होगा, और दोनों की इनफ्लेमेबिलिटी तो जो है वो भी क्या होगी, अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कहेंगे कि हम इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है? देखो, जैसे कि मान लो कहीं पर आग लगी हुई है, तो अगर उस आग में हम क्या करेंगे, ऑयल को डालेंगे, तो ऑयल क्या करेगा, उस आग को बढ़ा देगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा और ज्यादा फैला देगा। लेकिन अगर उसी आग में हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, तो पानी क्या कर देगा, उस आग को बुझा देगा। तो देखा, दोनों ही क्या है, सेम है, लिक्विड्स हैं देखने में, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। एक आग को बढ़ा रहा है और दूसरा आग को बुझा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो बर्निंग है वही क्या होता है, वही केमिकल चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ, दूसरे सब्सटेंस के साथ, ताकि उनमें क्या आ जाए, वही उनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कह सकते हैं किसी कागज को या फिर लकड़ी को जब बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फिजिकल चेंजेस यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब, जो कह सकते हैं एक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है।
जैसे कि आइस को हम वाटर बना सकते हैं, वही से आइस को वाटर से आइस को बना सकते हैं, है ना? यानी कि हम इनके स्टेट्स को आपस में चेंज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो केमिकल चेंज जो होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब कैसे है? जैसे कि हमने कागज को जला दिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई? ऐश में कन्वर्ट हो गया। क्या हम ऐश से वापस से कागज को बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इसका मतलब क्या है? जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और जो फिजिकल चेंज होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, यानी कि एक कैंडल का जलना कैसा प्रोसेस है? फिजिकल है या फिर केमिकल है? दोनों होते हैं, ठीक है? तो यानी कि जब एक कैंडल जब जलती है तो उसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। कैसे हम बताएंगे इसको? देखो, कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वैक्स जो उसके सराउंडिंग में लगी होती है, एक थ्रेड जो उसके बिल्कुल बीच में ही पाया जाता है। तो जो थ्रेड जो होता है वो कौन सा चेंज शो करता है? केमिकल चेंज। क्योंकि थ्रेड क्या करता है? बर्न करता है, ठीक है? और जैसे जैसे हमारी मोमबत्ती खत्म होने को आती है तो थ्रेड जो होता है वो पूरी तरह से क्या होने लगता है भाई? वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बिल्कुल पूरी तरह से उसका उसमें क्या होता है? केमिकल चेंज आ जाते हैं, वो खत्म होने लग जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वैक्स जो होता है, वैक्स में किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं आता, उसमें क्या आता है? सिर्फ फिजिकल चेंज आता है, क्योंकि वैक्स जो होती है वो सिर्फ पिघल कर क्या हो जाती है? अपनी शेप चेंज कर लेती है, वो नीचे आकर कह सकते हैं अजीबोगरीब शेप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वैक्स क्या है? अभी भी उसी फॉर्म में है। देखो, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे वो कह सकते हैं उस पर्टिकुलर कैंडल की शेप में थी। तो वैक्स यहाँ पर फिजिकल चेंज को शो करती है, और जो थ्रेड जो होता है कैंडल का वो क्या करता है? केमिकल चेंज को शो करता है, ठीक है? तो ये कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे? केमिकल और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हो। जैसे कि हम रोटी को पकाते हैं, तो रोटी को हम वापस से आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? केमिकल चेंज। यानी कि जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा हमारा? केमिकल। जब जैसे कि कह सकते हैं लोहे को जब जंग लगता है तो वो क्या होता है? वो भी क्या होता है भाई? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि वो क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है, ठीक है? अब हमने फ्रूट को काटा, सैलेड्स को काटा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है? उनको काट कर पीसेस में रखा है। उनकी कह सकते हैं किसी तरह की हमने कोई केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया है, सिर्फ उनके फिजिकल स्टेट को चेंज किया है, एक अलग शेप दे दी है उनको। तो ये था केमिकल और फिजिकल चेंज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या क्या हैं? देखो, शुरुआत के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चा? जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है? वही क्या होते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और अब पहले एक बार इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है यहाँ पर। ये रहा हमारा इनका क्लासिफिकेशन। देखो, मैटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैटर को जो है 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। और मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वो मिक्सचर होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस को फिर से आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है यहाँ पर एलिमेंट्स और दूसरा है यहाँ पर कंपाउंड्स, ठीक है? अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों ही क्या है? प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट है, तो यानी कि ये भी क्या होंगे? प्योर होंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of particles and cannot be broken down into simple substances। यानी कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन उनको हम और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो दिया गया है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। अब एलिमेंट्स को भी आगे 3 तरह से डिवाइड किया गया है। कौन-कौन से हैं? मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है। तो जिनके बारे में हम इस लेक्चर में अब पढ़ने वाले हैं। आगे क्या है? दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई? कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कह सकते हैं एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है? और उनका जो ये कंपाउंड में जो जब वो बनाते हैं तो उनका जो ये रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे कि वाटर का रेशियो क्या है? 2:1 है। यानी कि वाटर का फार्मूला क्या होता है? देखिए, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है? आप सबको पता ही होगा।
तो यहाँ पर वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो यहाँ पर इस फार्मूले में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो रेशियो हमेशा क्या रहता है, 2:1 यानी कि फिक्स रेशियो रहता है। तो ये होता है कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं ब्रोक डाउन कर सकते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स में ब्रोक डाउन कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस के जरिए, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। अब इसको देखो, H2O को हम क्या कर सकते हैं, H2O हमारा क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड हो जाएगा। वैसे तो मॉलिक्यूल होता है, जब बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड हो जाएगा। तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम, अभी थोड़ा डिटेल ले लेते हैं बस। मिक्सचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब मिक्सचर के 2 पार्ट्स थे हमारे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, जो जिसकी जो कंपोजिशन जो होती है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन वालों को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उन्हें क्या बोलते थे हम, हेट्रोजीनियस। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे कि शुगर इन वाटर, यानी कि पूरा जो सॉल्यूशन हमारा वो एक जैसा रहता है। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाता है, सैंड एंड साल्ट, और कह सकते हैं सैंड इन वाटर। तो ये थे हमारे कुछ क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस के जो पार्ट्स हैं, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। मिक्सचर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, जिसमें होमोजीनियस में हमने सॉल्यूशन को पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है। हेट्रोजीनियस में हमने किसको पढ़ा था, सस्पेंशन और कोलोइड्स को पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है भाई, वो जो टर्म है सबसे पहले किसने यूज की थी, रॉबर्ट बॉयल ने इस टर्म का यूज किया था। रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट नाम की टर्म का यूज किया था। लेकिन एलिमेंट की जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो किसने दी थी, वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन दी थी, जिनका नाम था एंटोन लॉरेंट लेवेसर। इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट की डेफिनेशन के बारे में बताया था। और उन्होंने क्या बताया था कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, ठीक है। मैटर की क्या होती है भाई, बेसिक फॉर्म होती है, जिसको हम और ज्यादा सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसी को बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स बोलते हैं। देखिए समझते हैं क्या है, मान लिया ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, ठीक है, अगर सिंगल है तो। अब हाइड्रोजन जो होता है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, अपनी मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोलिकुलर फॉर्म का मतलब है यहाँ पर H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। अब अगर बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं भाई, एलिमेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स आपने समझ में आया। अब देखो सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगी, एक तरह से प्योर फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही तरह के पार्टिकल्स की बने हुए होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सारे के सारे हाइड्रोजन है। जब बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हमें एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यही हाइड्रोजन क्या हो जाए, यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए तो ये क्या बना लेगा भाई, H2O बना लेगा। तो ये एक अकेला H2O क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल होगा, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और मान लो अगर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए, जैसे यहाँ पर ऊपर क्या हो गए, बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए हैं, अब क्या हो जाए, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आया क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब जैसे मिक्सचर के 2 पार्ट्स थे, वैसे ही मॉलिक्यूल के भी 2 पार्ट्स हैं। ये हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा बता देते हैं समझने के लिए। तो जो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं 2 तरह के, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो ये वाले जो हमारे मॉलिक्यूल है, आगे यहाँ पर जो ये दे रखा है, ये क्या है, हमारे होमोजीनियस है, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यूनिफॉर्म, एक जैसा, ठीक है। तो देखो सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या है, एक जैसे हैं। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं और वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं,
ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गई, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट से बने हुए ना, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक H2O का मॉलिक्यूल बनाया, और जब बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए तो उन्होंने क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स को जो नॉर्मली जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन-कौन से हैं भई? एक है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कर रहे हैं शुरुआत मेटल्स से। तो सबसे पहले क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या दिया गया है कि मेटल्स हैव ए लस्टर, यानी कि मेटल्स के पास क्या होती है, शाइन होती है, चमकदार होती हैं। आगे प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर, यानी कि या तो वो सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं या फिर लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं ज्यादातर मेटल्स का कलर क्या होता है, गोल्डन येलो ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो ये हमारी जो पिक्चर है, इसमें क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं गोल्डन जैसा ये पीसेस हैं कुछ, ये कॉपर हो जाएगा हमारा, कुछ आयरन हो जाएगा। तो देखो सभी का कलर क्या है, येलो और ग्रेइश कह सकते हैं, येलो ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बारे में हो जाए, इनके कह सकते हैं लस्टर के बारे में। तो जितने भी कह सकते हैं ये जो हमारे बर्तन हैं जो मेटल्स के बने हुए हैं, देखो सभी में क्या है, एक अलग तरह की चमक होती है। और हमें पता है कि जो गोल्ड जो होता है वो भी क्या होता है, शाइनी होता है ना, बहुत ज्यादा चमक होती है उसमें, कॉपर में शाइन पाई जाती है, आपने देखा भी होगा। सिल्वर जो होता है उसमें भी क्या होती है, अपनी चमक होती है, प्लैटिनम जो होती है। तो ये सारी क्या है, मेटल्स हैं जो कि लस्टेरियस होती है, साथ में इनका कलर क्या होता है, या तो सिल्वर ग्रे होता है या फिर गोल्डन येलो होता है। फिर अगला है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखो जैसे क्या करते हैं हम, मान लो कभी रसोई में कुछ कर रहे होते हैं, कुछ गर्म कर रहे होते हैं और उसमें चम्मच को भी हमने रख रखा है। ठीक है, तो चम्मच क्या होता है, शुरुआत में जब हमने इस चम्मच को पकड़ा था, जैसे कुछ हम मान लो मिला रहे हैं, उसको स्टिर कर रहे हैं, तो वो चम्मच क्या थी, ठंडी थी जब हमने उसको कंटेनर को गैस पर रखा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब हम दोबारा उसको स्टिर करने के लिए जा रहे होते हैं, चम्मच को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो हमारा हाथ क्या होता है, जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, कि वो चम्मच भी क्या हो जाती है, थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। क्योंकि क्यों हो जाती है वो गर्म, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने में से पास होने देते हैं। तो जो मेटल जो कंटेनर हमारा गैस पे रखा हुआ है वो तो गर्म हो ही जाएगा, क्योंकि वो भी कंडक्ट करेगा हीट को। लेकिन दूसरा अगर कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड चीजों को हम उसमें टच करवाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगी गर्म हो जाएंगी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के केस में कह सकते हैं ज्यादातर जो वायर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिल्वर के, कॉपर के ही बने होते हैं, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है अब यहाँ पर सिल्वर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं दे आर मेलिएबल, यानी कि जो मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, हैमर करके, यानी कि हम उनको हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट हो कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी कहलाती है, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। और सबसे ज्यादा मेलिएबल जो मेटल होती है हमारी, वो कौन सी होती है, गोल्ड होती है। कौन सी होती है बच्चा, गोल्ड। ठीक है, और गोल्ड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एयू। एयू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गोल्ड जो होते हैं हमारी क्या होते हैं, मोस्ट मेलिएबल मेटल होती है। अगले ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे छोड़ दी थी, अगली क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं नेचर में। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, हम इन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर करके। ठीक है, और सबसे ज्यादा कह सकते हैं जो डक्टाइल मेटल जो होते हैं हमारी वो भी क्या होती है, गोल्ड ही होती है। ठीक है, तो एक जो कह सकते हैं ग्राम जो गोल्ड जो होती है वो भी बहुत अच्छी, बाकी दूसरी मेटल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखे भी हमारे घरों में कॉपर के कितने बारीक तार आते हैं। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस में या फिर बिजली की जब सेटिंग करवाते हैं घर पे, फिटिंग करवाते हैं सॉरी,
तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोर्स। सोनोर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जब भी हम किसी भी मेटल को क्या करेंगे, किसी सॉलिड सब्सटेंस से हिट करेंगे, तो वहां पर क्या होती है, एक रिंगिंग साउंड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोनोर्स बोलते हैं। जैसे कि जब हम कई बार मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में वो जो घंटी होती है उसको जैसे हम बजाते हैं तो कितनी अच्छी और प्यारी साउंड आती है ना। ठीक है, तो वो क्या होगी, उनकी सोनोर्स प्रॉपर्टी होगी। अब लकड़ी है, प्लास्टिक है, उनको जब उनको अगर किसी चीज से हिट करेंगे तो वहां से इतनी अच्छी आवाज नहीं आएगी। दूसरा हम कह सकते हैं, घरों में देखो कई बार क्या होता है, हम हमसे कोई बर्तन गिर जाता है तो हमें कितनी जल्दी रहती है ना कि उस बर्तन को जल्दी से पकड़ ले, रोक ले। क्यों? क्योंकि जब तक वो हम उसको नहीं रुकेंगे ना, वो साउंड क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, एक अलग तरह की कह सकते हैं आवाज वहां से आती रहेगी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मेटल्स की सोनोस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर दे रखा है मरकरी। अब देखो जितने भी मेटल्स है ना भाई, सारे के सारे मेटल्स लगभग क्या होते हैं, सोलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है अकेली, जो कि किस फॉर्म में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, ये काफी बार देखा भी गया एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो वो कौन सी है, मरकरी होती है। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल के, वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मोस्टली जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेटल की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था मेटल्स के बारे में, दे आर लस्टेरियस। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लस्टेरियस, यानी कि नॉन मेटल्स के पास चमक नहीं होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। कोई एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि क्या होता है, चमकदार होता है। आपने देखा भी होगा, हीरा जिसे हम बोलते हैं, डायमंड जो होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा चमक होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं ऐसे। फिर हमने क्या पढ़ा था मेटल्स के केस में, कि दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो, यानी कि ज्यादातर का कलर ऐसा ही होता है। तो नॉन मेटल्स के पास क्या होता है, वेराइटी ऑफ कलर्स, यानी कि बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं नॉन मेटल्स के केस में। ठीक है, कोई डार्क कह सकते हैं ग्रे है, कोई ब्लैक है, कोई येलो है, कोई रेड है, कोई क्रिम्सन रेड है, कोई ऑरेंज है। तो बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं नॉन मेटल्स के केस में। अब अगला है, जैसे कि जो हमारी नोबल गैसेज ही होती हैं। ठीक है, वो क्या होता है, ब्लू, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि दे हीट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है भाई, इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ग्रेफाइट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कार्बन का ही एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, जो हमारी पेंसिल जो होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं जो ड्राई सेल्स जो होते हैं, जिनको हम टॉर्च में यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं, उनमें भी क्या पाया जाता है, उनके जो सेंटर में, जो आपने कई बार कह सकते हैं, अगर सेल को ऐसे उखाड़ के देखा होगा, उखाड़ के, तो उस काट के देखा हो, तो उसमें क्या होता है, उसके बीच में जो ब्लैकिश ग्रे कलर की जो कह सकते हैं एक रोड होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेफाइट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई नॉन मेटल्स की। अगली है सोनोर्स, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, सोनोर्स नहीं होते हैं, वो कह सकते हैं एक रिंगिंग साउंड क्रिएट नहीं करते हैं, और ना ही तो नॉन मेटल्स मेलिएबल होते हैं और ना ही नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी नॉन मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आयोडीन, कार्बन, ये ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन मेटल्स के। अब यहाँ पर आगे है मेटलॉइड्स। अब जैसे कि हमने वहां पर एक एक्सेप्शन पढ़ा था ना,
कि जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसी तरह से ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और उस वो कौन-सा होता है? ब्रोमीन होता है। कौन-सा होता है वो? ब्रोमीन, ठीक है? जिसको हम क्या करते हैं? Br से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमीन जिसे हम बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है Br। तो ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब है आगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है? यानी कि इनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, इंटरमीडिएट का काम करते हैं, और दोनों की प्रॉपर्टी होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, हमें मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगी, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? मेटलॉइड्स। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आज के टाइम पर वो क्या है, मोर देन 100। मोर देन 100 मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट 118 है जो एलिमेंट है आज के टाइम पर, उनको जो है डिस्कवर कर दिया गया है बाय द साइंटिस्ट, ठीक है? कितने? 118। और इनमें से जो 92 जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं भाई, नेचुरली अकरिंग, यानी कि अर्थ की क्रस्ट से हमें वो नेचुरली मिले हैं। और बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मैन मेड, यानी कि सिंथेटिक है, उनको लैब में मैन के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, है ना? मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट सॉलिड क्यों है? क्योंकि ज्यादातर ये जो 118 एलिमेंट्स है इनमें से ज्यादातर क्या है, मेटल्स ही है, और मेटल्स किस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। अब है जो 11 एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, गैसियस में। देखो जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और उनकी संख्या कितनी है, 11, ठीक है? फिर क्या दे रखा है, टू एलिमेंट्स जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये कि हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि मरकरी होता है मेटल्स के केस में, और नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, गैलियम और सीजियम, जो कि क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर तो लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते, लेकिन अगर इनको कह सकते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, रूम टेम्परेचर से अबोव हो जाएगा, तो उस केस में ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। जैसे कि गैलियम तो ऐसी मेटल है, अगर उसको हम हमारी हथेली पर रखेंगे तो हमारी जो कह सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं रूम टेम्परेचर से ज्यादा होने के कारण, तो गैलियम हमारे हाथ पे रखते ही क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है? तो इसलिए कहा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर होते ही क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये था एलिमेंट्स के बारे में। एक बार देख लेते हैं हम इनको पीरियोडिक टेबल में कि कैसे जो है हम इनको समझ लेते हैं, एक बार कैसे क्या है पीरियोडिक टेबल के बारे में, इन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है। तो देखो ये हमारी आज के टाइम की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इस तरह से इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पर इंडिगो कलर की, ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट्स है ना, जिनको मैं कह सकते हैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारे क्या है, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये हमारे क्या है भाई, मेटलॉइड्स हैं। अब देखो इसके इस साइड, इनके इस साइड, यानी कि राइट हैंड साइड में ये जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हमारी नॉन मेटल्स हैं, जो कि ज्यादातर किस में है, गैसियस फॉर्म में है, छोड़कर किसको, इसको ब्रोमीन को छोड़कर, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और ये जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में ये जितनी भी मेटल्स आप देख पा रहे हैं, एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है? अब तो ये हमारे हो जाएंगे मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड, जिनको इस तरह से पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है भाई, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? अब हम आगे हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है? तो कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कंपाउंड्स क्या होते हैं,
तो कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हम थोड़ा-सा हम पहले ही बता चुके हैं कि जब क्या होता है हमने क्या बताया था कि जब हाइड्रोजन H2 जो मॉलिक्यूल है यानी कि गैसियस जो हाइड्रोजन होती है, वो किसके साथ कंबाइन हो जाए? वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है? और क्या बना लेते हैं ये? H2O। तो यह H2O का क्या है? एक मॉलिक्यूल है और जब बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं तो उससे वो मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मोर और टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो H2O में प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। ये यानी कि ये रेशियो क्या रहने वाला है? 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे? वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, H2O की फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्हीं ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब एक बार कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर उसको बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यानी कि रेशियो सेम रहता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आपस में जुड़कर क्या करते हैं? जिस नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं इन अ फिक्स रेशियो। यानी कि यहाँ पर मिक्सचर में कंपोजिशन क्या होती है भाई? वेरिएबल, यानी कि बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहती। लेकिन कंपाउंड के केस में कंपोजिशन क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। अगला पॉइंट क्या है? जो मिक्सचर्स के जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं जिनसे कोई सब्सटेंस बना हुआ होता है, उसके जो मिक्सचर बनने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम रहती है। जैसे कि शुगर की हम बात करें, शुगर क्या होता है? टेस्ट में मीठा होता है। अगर हम एक मिक्सचर बनाते हैं, मान लो नींबू पानी अगर हम बना रहे हैं तो वो क्या बन गया? हमारा मिक्सचर बन गया। उसमें पानी भी है, शुगर भी है, साल्ट भी है, नींबू का जो है रस है वो भी है। तो वो मिक्सचर बनाने के बाद भी शुगर का टेस्ट वही रहेगा, यानी कि वो बाद में भी कह सकते हैं मिठास ही होगा, उसका जो टेस्ट है वो मीठा ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है कि दो जो सब्सटेंस आपस में मिलकर नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, अब उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। यानी कि इनका मतलब क्या है कहने का कंपाउंड के केस में कि देखो हाइड्रोजन क्या होता है? जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? वाटर बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होकर H2O की फॉर्मेशन कर देंगे तो अब इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल ही क्या होगी? डिफरेंट होगी। यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं से भी मिलती जुलती नहीं होगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। अब बिल्कुल कह सकते हैं जो चीज आसानी से बन जाएगी वो आसानी से सेपरेट भी हो जाएगी, तो इनको हम इजीली फिजिकल मेथड से ही क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। और हमें पता है कंपाउंड्स किससे बनते हैं? केमिकल चेंज से बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, और केमिकल जो चेंज होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। यानी कि इनको हम कह सकते हैं सिंपल मेथड से वापस से उसी स्टेट में नहीं लेके आ सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ स्पेशल मेथड्स चाहिए, जैसे कि कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को फिर से वापस पहले वाली स्टेट में लेकर आ सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो कि आज क्या होता है? पूरा होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।